हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 वाला जो पार्ट है आपका, और ये पार्ट अंडरस्टैंडिंग पर है। आपने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन इसके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं तो आपको लगता है कि ये इसका आंसर यही होगा, लेकिन एक्चुअल में जब उसके आंसर की बात होती है तो आंसर बदल जाता है। कारण ये है कि हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे सोच रहे होते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन जो लोग या तो माइक्रो लेवल या मैक्रो और माइक्रो लेवल की टीचिंग किए हुए हैं, बीएड वगैरह किए हैं, और जिन्होंने पढ़ा हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट, वो तो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं किए हैं कभी, या एनटीए नेट की ही अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए फर्स्ट पेपर वाले पार्ट की, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब हो गया एक ऐसी यूनिट जो आपके यूपीएचएससी में भी पूछी जाती है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो वहां पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड है और एनटीए नेट में भी टीचिंग एप्टीट्यूड है। थोड़ा सा लेवल अलग अलग होता है, कहीं पे लेवल थोड़ा सा, एनटीए नेट में क्या है कि उसमें एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके कई पार्ट दे देते हैं, ये ठीक है, कि टीचिंग के संबंध में या टीचिंग की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो केवल एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कौन सी विशेषता नहीं है या है, तो अगर एक एक क्वेश्चन केवल और एक ऑप्शन सही रहता है तो ज्यादातर ऐसा यूपीएचएससी के अंदर में जो उत्तर प्रदेश हायर पब्लिक सर्विस जो हायर कमीशन है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ऐसे प्रश्न जहां पे मतलब कई तरीके से कंपोजिट करके कई ऑप्शन की एक दो तीन सही होगा, दो तीन सही होगा, वो एनटीए नेट में इस तरीके से पूछा जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनटीए नेट की परीक्षा अधिक हार्ड है इन द कंपेरिजन यूपीएचएससी की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जीडीसी की परीक्षा हो। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों जगह पे आता है, तो ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो इसेंशियल पार्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप अच्छे से समझते हुए चलें, ताकि आप इसमें किसी भी, और ये केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट भी आता है, जिनको आप एक एक चीजों को अगर डिस्कस करते हुए, जैसे मैं बताऊंगा आपको, उस तरीके से अगर समझ बनाते हुए चलेंगे और साथ ही साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करूंगा। एक तो जो सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, एक ही बार में आंसर हो जाए, और साथ ही साथ में एक कोड वाले प्रश्न, एक दो तीन सही होगा, दो तीन सही होगा, या सभी सही होंगे, ऐसे वाले प्रश्न। तो दोनों तरीके से प्रश्न जोड़ करके और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका संडे को पेपर होता है, ठीक है, संडे या मंडे को जो भी पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग टू आप जो है इसको प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट लेक्चर से, और एक एक लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा छात्रों। ठीक है, इसको मान के चलिए कि अगर पूरे लेक्चर को आपने तकरीबन, ये मान के चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड पर 10 से 15 लेक्चर हम लोग पूरे शूट करेंगे, और 10 से 15 लेक्चर में अगर आपने पूरी चीजें अगर अच्छे से मतलब समझा, और इस पे 150-200 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया जो हम बताएंगे आपको, तो फिर उसके बाहर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में हो जाएगा, और हर तरीके से आपकी तैयारी बन जाएगी। तो बिना विलंब किए हुए हम देखते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले तो ये शब्द से जान लीजिए कि ये एप्टीट्यूड क्या होता है। एक होता है शब्द एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण कहते हैं, जैसे आपका सकारात्मक रवैया है, नकारात्मक है। जैसे आपने कोई चीज देखी, अब आपका अगर सकारात्मक रवैया है तो आप उसमें ये तलाशेंगे कि इस बच्चे के अंदर में अच्छाई क्या है, और अगर आप नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं तो आप उसके अंदर में 50 कमी देखते ही कि इसकी नाक तिरछी है, ये है, इसकी राइटिंग है, मतलब कमी आप तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन उसके अंदर में अच्छाई क्या है वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप सकारात्मक और नकारात्मक रवैया वाले किस प्रकार के व्यक्ति हैं, सबसे पहले वो यहाँ से पहचान आप अपनी जान लीजिए। ठीक है, तो एटीट्यूड अपना बदलिए, जैसे होता ना कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ये हो गया, और एक ये है कि करेंगे सब हो जाएगा, तो पॉजिटिव। और तो वो तो एटीट्यूड की बात आती है। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, आपका कैसा दृष्टिकोण है वहां पर। ठीक है, सकारात्मक या नकारात्मक, इसी तरीके से और भी दृष्टिकोण होते हैं, जैसे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी होता है। अब बात आती है दूसरा, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, जो मतलब जिसको पढ़ना है वो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिक्षमता, जो आपके अंदर में उस प्रकार की क्षमता, अभिक्षमता है कि नहीं। जैसे सपोज करिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये बड़ा प्रश्न कई लोग कहते भी हैं, तमाम लोग हैं, तैयारी करना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दिए कि ठीक है भाई हमको, लेकिन एक बड़ा प्रश्न आपके सामने है कि क्या आप शिक्षक बनेंगे, आप बोलेंगे, आप अपनी बात बात को सहज भाव में दूसरों के समक्ष रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप
शिक्षक का मतलब ये नहीं कि जो आंग्ल भाषा बोल रहा हो, बहुत क्लिष्ट भाषा बोल रहा हो, ये सब शिक्षक तो वो ज़्यादा बढ़िया है जो सबसे सरल भाषा में अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख दे, ठीक है, वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। एक सिंपल भाषा में मैं बता देता हूँ छात्रों, और आप जानिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से रास्ता पूछा कि भैया ये रास्ता किधर है, और अगर आपके अंदर में टीचिंग एप्टीट्यूड है तो आप उस व्यक्ति को ऐसा रास्ता कम समय में और एकदम सटीक बताएंगे कि वह व्यक्ति जाके वहीं एज इट इज प्लेस पे जाके खड़ा हो जाएगा। क्यों? और अगर आपके अंदर में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है तो आप सीधा बता देंगे अरे यहाँ से जाइए वहां, वहां से गए वहां, वहां पहुंच गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है तो बताएगा कि जब आप यहाँ से जाएंगे लगभग 100 कदम चलेंगे तो आपको ये दिखेगा, फिर राइट हाइट मुड़ेंगे, तो जो मुड़ेंगे तो आप बगल बगल में आपको ये भी दिखाई पड़ेगा। जब आपको ये दिखने लगे तो वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा, और लेफ्ट लेकर के सीधे आप 1 किलोमीटर तक आ जाएंगे। वहां पे पानी की टंकी होगी, उसी के नीचे आप इनसे पूछ लीजिएगा ये मकान है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यह व्यक्ति जो इसने बढ़िया से आपको बताया, ठीक है, कि मतलब अगर वो चीजें पूरी याद रहें, ठीक है, और उसके क्लू भी बताए उसने कि ये क्लू है, ये स्थान मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी, इसका मतलब ही हैव टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आप समझ गए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब हो गया कितनी सरल भाषा में आपने एक व्यक्ति को पहले, भाई शिक्षक वही तो होता है, अच्छा अच्छा शिक्षक कौन है? आप भी तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी क्वालिफाई किए हैं नेट, ठीक है, तो इसका मतलब वो जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं। तो या आप में से जो बहुत सारे लोग हैं नेट हैं और वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन भी देने जा रहे हैं, तो वो भी लोग अपना पढ़ रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर में टीचिंग एप्टीट्यूड है? ये आप जान लीजिए, सरल भाषा में आप, सरल और संक्षेप भाषा में आप अपनी बात को दूसरे की साइकोलॉजी समझ करके, जैसे अगले बच्चे का, अगले व्यक्ति का जो मेंटल स्टेटस है उसको रीड करके उसी भाषा में आप उसको समझा दें और उसके गंतव्य तक पहुंचा दें, ठीक है, तो ये कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए जब टीचिंग होता है छात्रों तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? टीचिंग जो है ये त्रिकोणीय या त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। कैसे? एक होता है सिलेबस। सिलेबस का मतलब होता है वो स्थान, मतलब जहां उसको जाना है, जहां वो पहुंचना चाहता है। अगर उसने कहा कि मुझे सर एनटीए नेट क्वालिफाई करना है तो इसका मतलब ये यहीं जाना चाह रहा है, रास्ता पूछ रहा है आपसे। और अगर आप शिक्षक हैं तो यानी इसका मतलब हो गया सेकंड नंबर पे टीचर हो गया, ठीक है, शिक्षक वो आप बनने जा रहे हैं। और तीसरा चीज हो गया विद्यार्थी, यानी जो पथिक होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट हो गया या एस्पिरेंट जो भी है, तो स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम एनटीए नेट क्या हो गया? ये इसका पाठ्यक्रम सिलेबस है। तो सिलेबस, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों के सम्मिलन की प्रक्रिया है। यही चीज मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दी कि ये होता क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड किसके अंदर में माना जाएगा, कैसे पता चलेगा कि आप किसी बात को कर रहे हैं फोन पे या किसी को समझा रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसने एड्रेस पूछा कि हमें ये करना है, ठीक है। अब आप उसको सिंपल भाषा में इतने सरल शब्दों में अपनी बात को रखें कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए ये त्रिस्तरीय, मतलब जो त्रिकोणीय प्रक्रिया है टीचिंग। क्लियर हो गई बात? अब टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर में है कि नहीं? अगर आप अच्छे से बात कर लेते हो, अपनी बात को सरल भाषा में रख लेते हो। मैंने बताया कि कोई माने नहीं रखता कि आप आंग्ल भाषा बोले, अंग्रेजी बोले, कुछ नहीं ये सब माने रखता। माने ये रखता है कि वह व्यक्ति रास्ता पूछा और आपने उसको पहुंचा दिया तो वाहवाही है। और बहुत कुछ आपने हवा बांधा, ठीक है, लेकिन अंत में वो व्यक्ति पहुंच नहीं पाया वहां पे और भटक गया, और उसके बाद में भी रास्ते में भी 10 लोगों से पूछा, ठीक है सर वो है, वहां जाना है, वहां जाना है, तो फिर आपके बताने का या शिक्षक के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आज ये जो फर्स्ट पेपर स्टार्ट हुआ है छात्रों, वो फर्स्ट पेपर के पीछे एक टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे अंदर में छुपा हुआ है, और उसी के चलते मैंने देखा कि भाई मैं आपको सोशियोलॉजी में लेकर के चलता हूँ और आपको अपने काफ़ी नज़दीक ले आता हूँ। अगर आपके पास में टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कहीं से या जो फर्स्ट पेपर की क्लासेस के लिए कुछ बैकअप है, आपने कभी तैयारी की, तो आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, राउंड फिगर में 28-30, तो आप नेट पास हो जाते हैं। इसी तरीके से यूपीएचएससी के फर्स्ट पेपर में लोग फेल होते हैं। ज़्यादातर लोग जो मतलब फेल हुए हैं, जो भी जिनका भी सिलेक्शन रुका है, उनसे खुद पूछिए कि सिलेक्शन रुकने का कारण है। वो समाजशास्त्र में प्रकांड विद्वान है, विद्वानों के भी विद्वान है, लेकिन समस्या सिर्फ फर्स्ट पेपर में रही है, क्योंकि समाजशास्त्र में तो इतना रट डाले हैं वो कि एक भी क्वेश्चन कहीं से बचेगा ही नहीं। तो अब समस्या कहाँ आ गई? फर्स्ट पेपर की, और वही फर्स्ट पेपर ले डूबा।
क्योंकि वो 12 से 15 क्वेश्चन और उसके 30 में 12 से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके बाद में और जो व्यक्ति तैयारी किया हुआ है वो पता लगा 22 और 24 सही कर रहा है। तो 10 क्वेश्चन का जो अंतर है ये कभी नहीं पूरा हो पाता छात्रों, और यही कारण, और 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर हो गए, बहुत होते हैं। कोई जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा 5 या 10 नंबर से रुके हुए हैं। कोई भी 10 नंबर से अगर बाहर रुका है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं माना जाएगा कि बहुत तैयारी उसकी। आप 10 नंबर के अंदर में रुके हैं, नहीं हो पाए, तो इसका मतलब आपकी तैयारी है, थोड़ी किस्मत और सब चीज़ें, आपकी स्ट्रेटजी नहीं सही हुई। तो अब आप ये जान लीजिए, यही सेम प्रक्रिया आपके एनटीए नेट में भी मैंने देखा कि मान लीजिए 20-22 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही हुआ 50 में से, तो आप रुक गए, और वहीं जिसका 28, 30, 31 सही रहा वो पता लगा नेट पास करके आगे बढ़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत मुझे समझ में आया कि अगर आप जो दोनों पेपर है, दोनों पेपर बैलेंस लेकर चलिए, तो आज से ये दोनों पेपर बैलेंसिंग, एनटीए नेट वाले सभी विद्यार्थी जान लें कि बैलेंस, जैसे यूपीएचएससी के हमारे सभी विद्यार्थी इस चीज को कंफर्म जानते हैं कि हम दोनों पेपर बैलेंस लेकर के चल रहे हैं, फर्स्ट पेपर एज वेल एज सेकंड पेपर, ऐसे ये दोनों पेपर साथ साथ में चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। तो चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो लेवल, तो हम बहुत बृहद लेवल पे इसको पढ़ने की पूरी तैयारी बनाए हुए हैं, और बृहद लेवल पर इसके टेस्ट भी लगाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी से पूरी चीजें समझ में आए। जैसे मैंने सिर्फ इतना बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, तो क्या आप सरल भाषा में दूसरे को समझा ले जाएंगे ना। मतलब एक अंदर से एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता। जैसे कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि हम दौड़ेंगे, अरे भाई जब वो पैर से सही है, वो सारी चीजें हैं, तभी तो वो दौड़ सकता है। कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं हम कंप्यूटर देखेंगे, मोबाइल, अरे जब उसका 6/6 की आंख है या थोड़ी बहुत गड़बड़ है लेकिन क्षमता है, तभी तो वो लैपटॉप और कंप्यूटर देख सकता है। लेकिन जब उसकी क्षमता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर वो देख नहीं सकता है। तो इसीलिए अभिक्षमता का मतलब हो गया कि आपके अंदर में वो कैपेसिटी है, हाँ वो कम है ज्यादा उसको निखारा जाएगा, ठीक है, लेकिन वो है आपके अंदर में। वो बात है कि अगर कोई पूछ लिया तो आप उसको बहुत बाखूबी, मतलब आंख मूंद के चला जाए आदमी, जैसे कहते हैं ना भैया इतना बढ़िया समझाए कि आंख मूंद करके हम वहां पहुंच गए, तो इसी को कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने अपना कैरियर टीचिंग लाइन में देखा है, छोटे लेवल की चाहे क्लास पढ़ाते हो चाहे बड़े लेवल की क्लास पढ़ाते हो, जब आप हायर एजुकेशन की क्लास पढ़ाते हैं छात्रों, तो यहाँ चिंतन लेवल होता है। अब चिंतन का अर्थ ये होता है जैसे इतनी देर तक मैं आपके साथ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, अब आपके दिमाग में अगर चिंतन लेवल है तो आप चिंतन कर रहे होंगे, इस बात को सोच रहे होंगे, और चिंतन लेवल नहीं है तो आप यही सोच रहे होंगे सर इसको आगे पढ़ा के खत्म करिए, काहे इतनी देर तक समझा रहे हैं। तो इसका मतलब आप इंटरमीडिएट लेवल तक हैं, आप पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चिंतन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनना चाह रहे हैं कि लिख करके आ जाए कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ चिंतन करिए, मैं बता रहा हूँ और आप उस पर चिंतन करना शुरू करिए, देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली। और जो भी बातें ना समझ में आए, कभी कोई मन में सवाल और ख्यालात आए, तो आप उसको जो है इसी के नीचे कमेंट बॉक्स बना रहता है, विद्यार्थी पूछते हैं कि सर, एक तो ये सुविधा दे दी गई आप अपने हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए अगर कोई सवाल आता है तो आप उसी कमेंट बॉक्स में लिख करके और उसको डाल दीजिए, उसके आंसर देख करके आपको दे दिए जाते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन आंसर आ जाता है, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, या दूरभाष पर भी या व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि टीचिंग क्या है। अच्छा, जब आप टीचिंग करते हैं तो दूसरे को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब टीचिंग क्या अकेले ऐसे आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, तो अकेले पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो हमारी इन बातों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कर्ता, मान लीजिए हम कर्ता हैं इस समय का क्रिया, मतलब कर रहे हैं क्रिया सम, तो ये अगर हमारे जो कर्म हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर भूत में, भविष्य में या वर्तमान में पड़ रहा हो, ठीक है, तो वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो इसीलिए पहली चीज तो जान लें कि शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। इसीलिए कभी कोई आदमी कहे कि जो है क्या शिक्षण जो है व्यक्तिगत क्रिया है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम कुछ भी बोलें, ऐसा नहीं होता छात्रों। शिक्षण का मतलब हो गया है ये सामाजिक प्रक्रिया, इसीलिए समाज शब्द जुड़ जाता है, तो एक शिक्षक को सामाजिक होना चाहिए, कारण है कि वो सामाजिक क्रिया कर रहा है, कुछ भी बोलेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, उसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक। चलिए, जिसके जिसके तहत कोई दूसरे व्यक्ति
या व्यक्तियों के समूह को, तो चाहे हम किसी व्यक्ति को और चाहे व्यक्तियों को समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हम चाहे कुछ लोगों को या ढेर सारे लोगों को ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं। और इस तरीके से शिक्षण एक व्यापक तात्पर्य के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो घटक होते हैं इन्हीं को वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी में इनको चर कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चर हैं जो आपको प्रभावित करते हैं शिक्षण। जैसे आपके परिवार में कोई जरूरी नहीं कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं यही टीचिंग है। ये टीचिंग तो बहुत मतलब ये तो औपचारिक शिक्षा है छात्रों। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट कोई एक उठाया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये औपचारिक शिक्षा। सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा का मतलब अनौपचारिक शिक्षा, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ये सब चीजें जो है वह व्यक्ति सिर्फ शिक्षक से नहीं पूछने जाता है, वो परिवार से भी सीखता है, पड़ोसी से भी सीखता है, मित्रों से सीखता है और साथ में शिक्षक से सीखता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें भी, इसीलिए ये सब भी शिक्षा के एक कारक के रूप में उनसे वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। देखते नहीं, ये पड़ोसी के यहाँ कुछ हुआ, झालर लगी तो जान गया कि अगली बार हमको ऐसे झालर लगवाना है। या पढ़ देखा कि भाई साहब ने ऐसा मकान बनवाया है तो फिर वो भी अपने सपनों में सजाता है कि जब हमारी नौकरी लगेगी तो इससे ग्रैंड मकान का उम्मीद हम भी देख रहे हैं। बाकी क्या होता है वो ईश्वर जाने। अब देखो यहाँ पर क्या है कि शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है। सामान्य रूप से जो यहाँ शिक्षण का अर्थ है वो शिक्षा प्रदान करने की क्रिया है। शिक्षण मतलब होता है जब हम किसी को, टीचिंग का मतलब हो गया हम किसी को टीच कर रहे हो अर्थात शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो सिखाना, किसी चीज को सिखाना या सीख देना। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई कैसे क्वेश्चन टैकल करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए। और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, मैंने अब ऑलरेडी समझा दिया तो ये याद हो गया कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक। अब अगर मान लीजिए कहीं भी किसी रूप में एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि सामाजिक प्रक्रिया है कि नहीं, तो आप बता ले जाएंगे। और सामाजिक तब होता है जब समाज के नॉर्म्स, प्रतिमान, मूल्य हमारे ऊपर हों। देखते नहीं हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारे प्रतिमानों से, मूल्यों से, हमारी संस्कृति से ओतप्रोत होते हैं, उसी प्रकार की तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये किसी प्रकार से भी पूछे घुमा करके तो भी आप एकदम क्लियर रखिए कि कोई चीज सामाजिक कैसे होती है। जब वो समाज के बारे में, यानी जब वो सोशल फैक्ट बनती है, सामाजिक तथ्य होता है, यानी एक ऐसा तरीका सोचने, विचारने, कार्य करने का एक ऐसा तरीका जो समाज का एक बड़ा समुदाय, ठीक है, एक बड़ा समूह उस चीज को जानता हो और उसको मानता हो, ठीक है। यानी जिसको हम कहते हैं कंसेंसस ऑफ माइंड, यानी कि जो मतैक्य होता है, एक बड़ा समुदाय उस चीज को मानता हो। जैसे आपने कहा सूर्य, अब सूर्य को आप ही थोड़े जानते हैं, पूरा समाज जानते हैं, इसलिए सूर्य क्या हो गया, एक सोशल फैक्ट हो गया। किसी ने कहा आत्महत्या, तो आत्महत्या आप ही केवल थोड़े जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, तो इसका मतलब वो सोशल फैक्ट हो गया। तो सामाजिक क्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर, यानी शिक्षण जो है ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, ठीक है, मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। तो मानवीय मूल्य देखते नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले इसका नाम था और अब वर्तमान में नई शिक्षा नीति तहत इसको जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जान गए, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई डेवलपमेंट करना है तो उसमें मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, मशीनें वगैरह लग गई, तो एक तो वो हो गया। लेकिन सारी मशीनें लगी हों, सब कुछ मतलब जो है सारा कुछ लगा हो, लेकिन सब, या घर बहुत अच्छा हो, लेकिन उसमें रहने वाले लोग जो है मान लीजिए अर्ध पागल टाइप के लोग हैं जो आपस में लड़ते रहते, कोई बात नहीं कर पाते हैं, ना कैसे जीना है, कैसे खाना है, कब उठना है, या गर्म हीटर उनके घर में लगा लेकिन उसका उपयोग कब करना है, गर्म पानी के गीजर लगे हैं लेकिन उनका उपयोग कब करना है, कहीं नहीं दिन में 1 बजे गीजर का प्रयोग करके नहा लिया, तो भाई उस गीजर का क्या फायदा है। इससे अच्छा दोपहर में आप धूप में नहाइए। इसका मतलब ये हो गया कि ठंडी में भी आप एज इट इज टाइम पे मॉर्निंग में 6 o'clock पे आप तैयार हो जाते हैं, तब तो गीजर का फायदा है। तो इसका मतलब हो गया कि उनके जो वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, उनको डेवलप करने का काम करते हैं। इसीलिए मानव संसाधन विकास यानी व्यक्ति की जो सोचने और समझने की क्षमता है उसको डेवलप करना, उसकी कैपेसिटी को डेवलप करना।
भाई ठंडी बहुत पड़ रही है, जैसे आप लोगों में जान रहे हैं। अब मान लीजिए ठंडी पड़ने लगी, लेकिन अगर आप संसाधन से युक्त हैं तो आप इन ठंडी का प्रभाव आपके ऊपर कम है और आपकी कार्य क्षमता ज्यादा, रात के 12 बजे तक भी बैठ करके पढ़ाई कर लें। लेकिन जिनके पास में संसाधन नहीं है वो 6 बजे अपना बेड बिस्तरा ले लिए, कहे भाई काम खत्म हो गया, आज का दिन का काम खत्म, अब कल सुबह वही 8 बजे जब कोहरा वोहरा कटेगा तो फिर जो है शुरू किया जाएगा कार्यक्रम। इसका मतलब ये हो गया कि मानवीय मूल्यों को विकसित करना है छात्रों। ये जो होता है ये सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षण के माध्यम से जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज, इनको डेवलप करना, उनको विकसित करने पर बल देती है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो शिक्षा है छात्रों, वो मेन चीज हमारी शिक्षा किस दिशा की ओर जाएगी, कैसी शिक्षा होगी। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में आपने देखा होगा कि एक मतलब जो है एक चैप्टर आपके साथ में जोड़ा गया है कि भारतीय शासन प्रशासन भी जोड़ा गया। तो जो शासन प्रणाली है, उच्च शिक्षा एवं शासन प्रणाली, क्योंकि कारण ये है कि जो हमारी शिक्षा का जो भी है पार्ट, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रणाली, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम या जहां पर जो भी सिस्टम है वहां पर उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करें, आपका परिवार बहुत ऑर्थोडॉक्सियन किस्म का है, तो वहां पे क्या होगा, भैया बहुत पढ़ लिए, ठीक है, अब बीए पास हो गए, बस काम खत्म, लगना होगा, नौकरी लग जाएगी। या लड़की है इंटर पास कर ली, ठीक है, अब इसको भेजिए। फिर वही एक परिवार ऐसा है जो लड़कियों तक को बहुत ज्यादा शिक्षा दे रहा है, जो केवल, और कुछ परिवार हैं जो लड़कियों की सामान्य शिक्षा और लड़कों की शिक्षा पर। कहने का मतलब ये हो गया कि एक परिवार जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को डिसाइड करता है। अब कोई व्यक्ति है मानव संसाधन पर कह रहा भैया हम खाना तो दे सकते हैं आपको, लेकिन हम पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं एक परिवार डिसाइड करता है उस व्यक्ति के जो भी उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा वो फैमिली डिसाइड करेगा। उसी तरीके से देश की जो शिक्षा है वो उसकी राजनीतिक प्रणाली डेवलप करती है, राजनीतिक प्रणाली उसके लिए पॉलिसी बनाती है। जैसे नई शिक्षा प्रणाली जो आई है, देखिए राजनीतिक प्रणाली ने डेवलप किया हुआ, इस पे भी हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। ठीक है, नई शिक्षा प्रणाली क्या आई, उसमें क्या क्या बदलाव, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ नेशन वो 3 तरीके से हो सकता है। ये तो एक दिया गया, एक ऑटोक्रेसी हो सकता है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, निरंकुश शासन, जैसे जो राजाओं का शासन हुआ करता था छात्रों, मतलब जैसा चाहेगा वैसा चलेगा, ठीक है। दूसरा प्रजातांत्रिक प्रणाली यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो इस समय भारत में है, ठीक है, जहां पर जनता के चुनाव द्वारा जो है प्रधानमंत्री और हमारे डेमोक्रेटिक भी है और साथ साथ में गणतंत्र भी व्यवस्था है, ठीक है, रिपब्लिक भी है। हमारे यहाँ गणतंत्र यानी राज्य का मुखिया जो राष्ट्रपति होता है उसका भी चुनाव होता है, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है, ठीक है, यानी राज्य का मुखिया और साथ साथ में प्रधानमंत्री और मंत्रीगण, ये सब किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और तीसरा वो एक पॉलिसी होती है हस्तक्षेप रहित प्रणाली, यानी जिसको हम कहते हैं लेसेज फेरे पॉलिसी, ठीक है। तो लेसेज फेरे पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जैसे इस फेरे लेसेज फेरे पॉलिसी का समर्थन किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया था। इसका मतलब वो कहते हैं सरकार अपनी जगह चलती रहे, ये जो व्यापार है, बाजार को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें, केवल पुलिसिया समाज होना चाहिए। अगर कोई दंगा फसाद कुछ हो तो उसको क्या करे, उसको मतलब जो है रोके, लेकिन बाजार के मूल्यों को कंट्रोल करने, घटाने, बढ़ाने, इन सब चीजों पर राज्य का कोई नियंत्रण ना हो, वरना मुनाफा कम हो जाएगा, मुनाफा कम होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार की प्रणाली उसको लेसेज फेरे पॉलिसी कहते हैं। तो तीनों चीजें जान गए। अब ये तीनों सिस्टम ही अपने देश की शिक्षा के लिए अपने अपने सोच, अपने अपने तरीके से डेवलप करते हैं। शिक्षण का परिवर्तित स्वरूप, उसके अनेक जो परिभाषाएं हैं उनको लेकर के 3 लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। एक है एन एल गेज, ठीक है, एन एल गेज महोदय, दूसरा C H मॉरिसन, तो एच सी मॉरिसन, और तीसरा है एडमंड एमिडिनो, ठीक है, एमिडोन, एमिडोन करके लिखा हुआ है, तो एडमंड एमिडोन, डी साइलेंट है यहाँ पर, तो एमिडोन, ये 3 लोग हैं। अब हम लोग इसमें देखिए एक छोटा सा, सबसे पहले रियांस का डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। अच्छा, ये डेफिनेशन भाई छात्रों ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हुआ है, पहले तो नेट वगैरह परीक्षाओं में डेफिनेशन पूछी गई, तो कभी कभी जो बहुत फेमस किस्म की डेफिनेशन हैं वो आ जाती है, ठीक है, ये ऐसा हुआ है, इसीलिए डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ में इन डेफिनेशन को यहाँ देने का जो औचित्य है वो एकमात्र है कि डेफिनेशन क्या होती है
किसी चीज को एकदम सरल शब्दों में और संक्षेप में बताने की कोशिश करती है कि शिक्षण क्या है। जैसे रियांश कहते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। तो दूसरे को सीखने के लिए मतलब कोई व्यक्ति सीखना चाहता है कोई चीज, तो उसके लिए जो दिशा निर्देश है, ठीक है, मार्गदर्शन करना या उनको निर्देशित करने की जो प्रक्रिया होती है, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, देखते नहीं ट्रेनिंग में ये सब दी जाती है। तो यही क्या है, ये उसका क्या है, ये टीचिंग हो रही है। जैसे किसी बच्चे को सिखाया जाए कि घर में ऐसे रहो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे व्यायाम करो, तो ये भी टीचिंग है, ये भी टीचिंग का पार्ट है। तो कोई भी चीज सिखाना, जैसे आपने देखा होगा एक स्कूल होता है कार चलाने का स्कूल, ठीक है, ड्राइविंग स्कूल। तो ड्राइविंग स्कूल में आदमी क्या वहां पढ़ाई थोड़ा कर रहा है किताब कॉपी लेकर, वहां पर गाड़ी चलाना सिखाया जाता है कि भाई आप ये भी करो, ये भी करो, ये करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरों को सिखाने के लिए जो दिशा निर्देश देने से, तो रियांश क्या है, रियलाइज कराता है, दिशा निर्देश देने की बात करता है। वहीं पर गेज, रेन गेज का नाम आपने सुना होगा, वर्षा मापी यंत्र होता है, तो इनका नाम जो है गेज से जुड़ा हुआ है। तो गेज के अनुसार यहाँ पर क्या है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। तो पारस्परिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया, पारस्परिक प्रभाव का मतलब होता है छात्रों कि जो विद्यार्थी होता है वो भी शिक्षक को प्रभावित करता है और जो शिक्षक होता है वो भी विद्यार्थी को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पारस्परिक प्रभाव है, ये आप समझ गए, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिसका उद्देश्य क्या है, प्रभाव डालना, तो जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। अगर हम कहते हैं कि अगर हम किसी को सिखा रहे हैं, किसी को टीचिंग दे रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि एक अपेक्षित परिवर्तन, हम चाह रहे हैं कि वो इस प्रकार का व्यवहार करे, इस प्रकार की बातें करे, या इस प्रकार से बोले, इस प्रकार से पढ़े, इस प्रकार से लिखे, इस प्रकार से खाए पिए। तो ये सब चीजें, या ऐसा गाड़ी चलाए, तो ये सब अगर हम करना चाह रहे हैं मतलब एक अपेक्षित परिवर्तन, हमारी अपेक्षा है कि ऐसा बन जाए और उसके लिए फिर जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाए। तो या उसमें ये भी होता है कि बच्चा भी टीचर को प्रभावित करता है और शिक्षक भी बच्चे, वो बात अलग है कि शिक्षक बच्चे को ज्यादा प्रभावित करता है। बच्चे बहुत, अगर बच्चा क्रिएटिविटी है तो अपने फीडबैक से शिक्षक को भी प्रभावित करता है, बट दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब हो गया, गेज कहते हैं कि म्यूचुअल अफेक्शन है, ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी चीज ये भी बताते हैं कि व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना, यही शिक्षण कहलाता है, ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैरिसन महोदय क्या कहते हैं, इनकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैरिसन कहते हैं कि शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन मैरिसन महोदय ने दिया है कि शिक्षण कुछ नहीं है, जैसे एक ज्यादा व्यक्ति परिपक्व है, कोई पढ़ करके नेट पास हो गया, सब कुछ कर लिया, तो वो जो कम परिपक्व व्यक्ति है, जो अभी देश दुनिया नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, उसी को समझाने का तरीका उसी का आत्मीय संबंध है। जब वो अपनी आत्मा से ये चीज सोचता है कि चलो हम भी इसको सिखा दें, ये भी जान जाए और ये भी करने लगे, तो इसका मतलब हो गया कि वो शिक्षण कर रहा है, वो उसको टीचिंग कर रहा है। और जब ऐसी चीजें अगर टीचिंग आ जाए कि ठीक है वो पैसा दिया है, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, ठीक है, हम अपना काम खत्म कर दिए, जैसे जो वर्तमान में पूंजीवाद इतना ज्यादा हो गया कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य आत्मीय संबंध समाप्त हो चुका है छात्रों। तो इसका मतलब हो गया कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य में आत्मीय संबंध की बात करते हैं। यानी कहीं ना कहीं औपचारिक से शुरुआत होती है, लेकिन अनौपचारिक संबंध भी होते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षण का है। वो बात अलग है कि परिपक्व और अपरिपक्व, मतलब परिपक्व मतलब देखते नहीं कि लोग अपने कामों में लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रोफेशनलिटी व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि अगर वो चाह रहा है कि व्यक्ति अगर सीख ले, तो वो कुछ चीजें औपचारिक के साथ साथ में अनौपचारिक रूप से भी बात कर लेते हैं। जैसे इतनी देर से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इसमें केवल औपचारिक शब्दों का प्रयोग होता तो ये लेक्चर कब का खत्म हो गया होता, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आत्मीय संबंध है, तभी डिटेल में थोड़ी देर तक बात होती है। जहां कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है, तो जो कम परिपक्व व्यक्ति है उसको शिक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैरिसन महोदय का अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है, कम परिपक्व व्यक्ति को। तो मैरिसन जो है क्या है, कम परिपक्व व्यक्ति है, तो उसको बताया गया कि एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को समझाएगा और आत्मीय संबंध है। छोटा सा याद कर लीजिए, केवल इतनी बातें जान लीजिए, वो अपने आप डेफिनेशन वहां खुद ही लिख करके आता, आपको सिर्फ टिक मारना होता है छात्रों। इसीलिए कई विद्यार्थी घबरा रहे होंगे
कि सर हम कैसे लर्न करें। अरे मैरिसन नाम का एक जो है कैसा है, जैसे मैरिसन छोटा मान लीजिए, वो समझ लीजिए कि कम परिपक्व व्यक्ति है, तो मैरिसन कैसा व्यक्ति है, कम परिपक्व, यानी कम परिपक्व वाली जो डेफिनेशन होगी वो किसकी होगी, मैरिसन की होगी। गेज ने क्या कहा, पारस्परिक प्रभाव, जैसे आपने रेन गेज मतलब होता नहीं कि जो वर्षा मापी यंत्र है तो प्रभाव डालता है ना, तो पारस्परिक प्रभाव डालने के, तो गेज क्या कर रहा है, पारस्परिक प्रभाव कर रहा है व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। देखते नहीं है जब रेन हो जाती है तो व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। गेज व्यक्तियों में अपेक्षित परिवर्तन, पारस्परिक प्रभाव की बात करता है। रियांस क्या कहता है, निर्देशन देने का, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री निर्देश दे रही है, ठीक है, तो निर्देशन का काम कर रही है इस समय, ठीक है, तब तमाम टेली कंपनियां उसको फॉलो, एक समय हुआ करता था जब थोड़े मोड़े डेटा मिलते थे, अब आज सभी कंपनियां 1.5 GB डेटा दे रही हैं। इसका मतलब रियांस जो है वो रिलायंस की तरह मिलता है, दिशा निर्देश देने, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने, तो रियांस क्या कर रहा है, दिशा निर्देश। गेज क्या कर रहा है, म्यूचुअल अफेक्शन है, प्रभाव है, व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन है। मॉरिसन क्या है, वो भाई कैसा व्यक्ति है, अनमेच्योर्ड पर्सन है, कम परिपक्व व्यक्ति है, काम खत्म। ऐसे इसको तरीके से याद करें, तो तीनों डेफिनेशन लर्न हो गई ना, आप 2-3 बार सुन लेंगे बस लर्न हो जाएगी, और साथ ही साथ में टेस्ट दे ली। एडमंड एमिडोन, ठीक है, तो एडमंड एमिडोन ये क्या कहते हैं शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया, एमिडोन, ठीक है, तो एमिडोन जो है अंतः, ए फॉर एमिडोन, ए से अंतः, तो अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण कैसी है, अंतः प्रक्रिया है भाई छात्रों। अंतः प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, जहां आपका इनर कॉन्शियस डेवलप करता है। अगर आप ऊपरी दिमाग से समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, जब तक अगर अंतरात्मा नहीं बोलेगी कि सर मुझे बदलना है, आई वॉन्ट टू बी चेंज, तब तक आप बदल नहीं पाएंगे इस संसार में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जब आप आत्मार्पित होते हैं, अंतः प्रक्रिया करते हैं, तभी आप शिक्षण ले रहे हैं, अदरवाइज बस केवल टाइम पास कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखें, आप हमारे साथ बैठे हो, पढ़ रहे हैं और आत्मार्पित हो रहे होंगे और इस चीज को रियलाइजेशन कर रहे होंगे, तभी आप असली रूप से पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है, तो बिल्कुल कक्षा की वार्ता चल रही, जैसे आप लोग डिस्कशन करते हैं हमारी क्लासेज में और हम आपके साथ में, जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। मतलब एडमंड एमिडोन क्या कर रहा है, ए फॉर एमिडोन, ए से अंतः क्रिया। अब ये थोड़ा सा देखा जाए तो थ्योरेटिकल परिभाषा भी दे रहा है, कैसे, कह रहा है कि शिक्षक और छात्रों के मध्य में कुछ परिभाषित की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से, जैसे लिखना, पढ़ना, समझाना, बोल, मतलब ये जो मतलब डेफिनिट क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का प्रयोग करते हुए, और अगर हम कक्षा वार्ता कर रहे हैं तो वो शिक्षण कहलाता है। यानी ये उस शिक्षण की बात कर रहे हैं एडमंड एमिडोन, जो सीधा सीधा क्लास में पढ़ाई होती है और वो जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो आप याद रखना एडमंड एमिडोन कैसी परिभाषा देगा, कक्षा वाली परिभाषा देगा, बिल्कुल ठीक है, यानी क्लास जो है डेफिनेशन के माध्यम। साथ ही साथ में बीओ स्मिथ क्या कहता है, बीओ स्मिथ, और ये लास्ट है डेफिनेशन, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बीओ स्मिथ कहता है कि अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है चीजों को सीखना, ठीक है, आदि मतलब हो गया अपने मस्तिष्क में, और गम मतलब मस्तिष्क में जाने देना, ठीक है, तो अधिगम यानी लर्निंग, सीखना, तो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण कहलाती है। अधिगम को अभिप्रेरित, जैसे कोई चीज सीख रहे हैं, मतलब आपने सीखने की कोशिश किया, आपने कहा सर मुझे जेआरएफ होना है, आपने कहा मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर होना है, तो आप खुद ही उसको सीख रहे हैं, हम नहीं ऐसा है कि हमने आपसे कहा कि आप सीखिए, आप उसको सीख रहे हैं, लेकिन आप अगर उससे अभिप्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, प्रेरित मतलब मोटिवेट, तो अगर ये मोटिवेशन मिलने लगा इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में, तो इसका मतलब शिक्षण चल रहा है, ठीक है, और अगर ये मोटिवेशन ना आए छात्रों, तो फिर वो शिक्षण नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अभिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण। तो स्मिथ बढ़िया डेफिनेशन देता है, मोटिवेशन की बात करता है स्मिथ, किसकी बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है, अभिप्रेरित की बात करता है, तो स्मिथ मोटिवेशन, ठीक है, बीओ स्मिथ कैसी बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है। अब चलिए अब आगे हम लोग फिनिश कर लें। अब अगला इसमें पॉइंट कहते हैं कि शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अब पूछा जाए केवल शिक्षण औपचारिक होता है, केवल जाके क्लास में पढ़ाना केवल वही शिक्षा है, नहीं, अनौपचारिक भी है। आपको केवल कोई आदमी कपड़े पहनने बता दे तो वो भी है, टाई लगाने आता है, कहे नहीं सर, अगर वो सिखा दिया गया तो इसका मतलब क्या है, शिक्षण दिया गया आपको। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है, और अनौपचारिक शिक्षण में मुख्यतः
परिवार और समुदाय, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, जिस फैमिली में रह रहे हैं, उसके द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। ठीक है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यानी वो शिक्षण संस्थान कौन सा जुड़ा हुआ है भाई, स्टडी विद्यालोक शिक्षण संस्थान है, और शिक्षक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम से शिक्षा लेना चाहता है तो कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति वही उसका पेशा है, वही उसका कार्य है। ठीक है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। तो आज की डेट में छात्रों बिल्कुल औपचारिक शिक्षा बनती जा रही, कोई आत्मीयता संबंध ही नहीं रह गया। ठीक है। अगर आत्मीयत संबंध है, कोई व्यक्ति आपके क्वालिफाई करने के लिए अभिप्रेरित है, तो ये समझ लीजिए अपने आप में एक सौभाग्य की बात है कि एक पूंजीवादी युग में भी, कैपिटलिज्म का जो है दौर चल रहा, उसमें भी आपके लिए सोचा जा रहा हो। शिक्षण की प्रकृति, प्रक्रिया क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका 100%, मतलब हर साल 100% 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलना है। अब आप यही जो 10-12 पॉइंट हैं, 16 पॉइंट, अगर इनको तैयार कर लीजिए तो 1 से 2 नंबर सही करिए। तो चलिए आज इसको समझ करके और इसी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। एक अंतः क्रिया है। देखिए, जब भी शिक्षण होता है तो ये आत्मार्पित किया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी होते हैं कि इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन का मतलब होता है दो व्यक्ति आपस में मिले, कम से कम दो व्यक्ति, और ये स्टिमुलेट करें, ये उसका रिस्पॉन्स करें। इसी को कहते हैं स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स, यानी उसको जो है उत्तेजित करना और उसका प्रत्युत्तर देना। ये प्रक्रिया अगर शुरू हो जाए और इस प्रक्रिया के दोनों के पद भी निर्धारित हों, जैसे इनके पद, ये शिक्षक हैं, ये विद्यार्थी हैं, ये डिक्लेयर हो जाए, इसका मतलब मैच्योर्ड पर्सन और इधर कम मैच्योर्ड। ऐसा नहीं कि ये मैच्योर्ड है या अनमैच्योर्ड हो गए, कुछ नहीं पता ना, ऐसा ये कम मैच्योर्ड है, ये भी मैच्योर्ड है, ज्ञान जानकारी इनको भी बहुत है, लेकिन ये मैच्योर्ड पर्सन है, कम मैच्योर्ड। तो मैच्योर्ड पर्सन इनको जो है और कम मैच्योर्ड वाले को समझाते हैं कि जीवन में ये गलतियां ना करो, नहीं हम भी ऐसे किए थे, 20 साल लग गए, अब आप भी ये करेंगे तो 20 साल आपको भी लग जाएंगे, आप हो सकता है 20 साल तक ना अपने आप को बनाए रख पाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए क्या, इसी प्रक्रिया, अंतर प्रक्रिया। चलिए इसमें देख लेते हैं, व्यवसायिक प्रक्रिया है। व्यवसायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, देखिए हमने कहा नहीं, ऊपर ही बताया गया कि इसमें कुछ शुल्क भी लग सकता है। तो शुल्क लग गया तो कोई व्यक्ति यही कार्य ही कर रहा है। भाई एक लेक्चर मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, 5 घंटे का समय चाहिए, बहुत छोटा भी लेक्चर होगा तो भी 4 से 5 घंटे का समय। अब कोई व्यक्ति 5 घंटे को अगर 2 लेक्चर बना दिया तो इसका मतलब 10 घंटे का समय उसके पास होना चाहिए। और जिंदगी के 10 घंटे अगर कोई काम अगर कहीं पे ड्यूटी कर दिया तो भाई नॉर्म्स तो 8 ही घंटे के लिए कहता है कि 8 घंटे की ड्यूटी हो गई तो आप नॉर्म्स कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन भाई जब पर्सनल वर्क है तो 10 घंटे भी काम करे, 12 घंटे भी काम करे। ठीक है, तो इसीलिए इसको व्यावसायिक प्रक्रिया माना जाता है। जब आप भी शिक्षण देंगे तो आपके भी, अब आप इसको पढ़ रहे हैं, लेक्चर अगर सुन रहे हैं और इसी तरीके से अगर लेक्चर देना जान गए तो छात्रों, आज आप, कुछ हमारे विद्यार्थी हैं जो संपन्न हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो संपन्न नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आप अच्छा करने लगे उस दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो आप मान के चलिए 1200 से 1300 रुपए पर लेक्चर आपको मिनिमम चार्ज होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत ज्यादा 2300 रुपए तक जाते हैं लेक्चर, लेकिन ये जाने लगेगा। तो ये क्या प्रक्रिया है, इसको व्यवसायिक प्रक्रिया कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे। अगला इसमें कहते हैं विकासात्मक प्रक्रिया, क्योंकि इससे क्या होता है, जो चीज सीख रहे हैं उससे कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम होता है। यानी शिक्षण जब भी होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है, विकासात्मक प्रक्रिया होता है। वो बात अलग है कि शिक्षण लेकर के कोई जो है धमाका करे, कोई कुछ करे, लेकिन वहां पर वो जिस अप्रोच से सीख रहा होता है वो अप्रोच उसका विकास का है। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं होता है कि वो अपना डिस्काउंट, यानी कुछ ना कुछ उसके लिए कंस्ट्रक्टिव होता है। वो बात अलग है कि जो चीज तैयार होती है उसका हम यूज कर रहे हैं कि मिस यूज कर रहे हैं। तो ये विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अरे भाई जैसे आपने विज्ञान में कुछ चीजें ढूंढा, बिजली, करंट आई। अब करंट का उपयोग क्या है, करंट का उपयोग है कि भाई अपने जीवन को स्मूथ बनाना। लेकिन अब करंट लग जाए, कोई एक्सपायर हो जाए तो भाई ये तो बिजली फालतू की बन गई, नहीं थी बिजली तभी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है। तो विकासात्मक प्रक्रिया है, पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा। और आमने सामने होने वाली अंतः क्रिया, वैसे भी आमने सामने होने वाली क्रिया। तो जब भी शिक्षण होती है वो कैसी है, जब आप शिक्षित करते हैं किसी को, देखिए बैठकर चिंतन अलग होता है, वो अकेले भी कर सकते हैं।
लेकिन जब आप शिक्षण दे रहे होते हैं किसी को तो आमने सामने, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और सामने हो करके और आपको आर या पार की लड़ाई समझा रहा हूं कि कैसे आप जंग जीतेंगे। तार्किक क्रिया है। तार्किक क्रिया मतलब हो गया जैसे मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, इसके पीछे तर्क है, बहुत सारी बातें भी उसमें एडिशनल भी हुई हैं, लेकिन वो सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। दूसरी चीज है कि शिक्षण सुधारात्मक, हमेशा एक अपग्रेडेशन होता है। आप एक लर्निंग स्कूल में जाते हैं, कार लर्निंग स्कूल है, तो वहां भी हमेशा आपको छोटे छोटे सुधार, छोटे छोटे सुधार, और जिस व्यक्ति के अंदर में ये बंद हो गया, मान लीजिए किसी, आप टीचर के सामने गए कोई काम किए और शिक्षक ने कहा बेटा थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, और आपके दिमाग में कहीं लगने लगा ये बात कि अरे सर हम सब अपने आप से इतना बढ़िया कर रहे हैं और आप हमेशा ये बता रहे हैं ये कर दीजिए वो कर दीजिए, कभी आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। अरे जब उसमें बता रहे हैं तो अगर आपने उस चीज को, ठीक है मान लिया कि आपने अच्छा किया अपने ढंग से पूरी पावर, लेकिन शिक्षक ने कहा ये अपग्रेड और हो सकता था और आपने उसको खुले दिल से स्वीकार किया और अपग्रेशन किया, तो विश्वास करिए जिस दिन आप वहां से निकल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वहीं रहेंगे, लेकिन निकल करके बाहर किसी दुनिया में जाएंगे तो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी, क्योंकि आप मैच्योरिटी के हाई लेवल पे होंगे, यानी आपके द्वारा किए गए काम में गलतियां तलाशने के लिए लोग तरसेंगे, ठीक है, और आपकी एक जो छवि बन करके आएगी बहुत ही क्लियर निकल करके आएगी, ठीक है। उसी आधार पे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े कमेटी के अध्यक्ष वगैरह नियुक्त किए जाते हैं। तो सुधारात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण क्लियर कर लीजिए। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अभी त्रिध्रुवीय में मैंने लेक्चर के आरंभ में बताया था कि भाई ये त्रिध्रुवीय, अब जिसको जिसको याद है वो बताए कि कौन कौन थे। इसका मतलब टीचिंग यानी टीचर है और साथ ही स्टूडेंट है, और बीच में क्या है, सिलेबस, एड्रेस। वही भाई एक पथिक है, एक बताने वाला है और एक एड्रेस भी तो होना चाहिए कहाँ जाना है। तो ये तीन चीजें हैं जो पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यार्थी, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको क्लियर रखिएगा। साथ ही साथ में औपचारिक प्रक्रिया भी है और अनौपचारिक भी। तो शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है, बिल्कुल औपचारिक है, जब प्रोफेशनली आप सीख रहे हैं किसी चीज को औपचारिक है, लेकिन जो एडिशनल भी बातें आपके साथ बताई जाती हैं वो अनौपचारिक है। सामाजिक प्रक्रिया है, तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल एकदम सही है, सामाजिक प्रक्रिया है। आपको ऑलरेडी मैं, स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, इसका मतलब गोल ओरिएंटेड होता है, जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हम किस उद्देश्य से क्या करना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा इसको गोल ओरिएंटेड कहा जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संप्रेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो संप्रेषण का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के शिक्षण नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि कहीं सिंबॉलिक हो और कहीं वर्बल हो, कहीं नॉन वर्बल हो, लेकिन ये होना ही चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। उपचारात्मक विधि, यानी शिक्षण क्या करता है, कोई समस्या रहती है तो उसके समाधान की विधि बताता है। जैसे समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, आप बेरोजगार हैं, आप चाह रहे हैं कि रोजगार प्राप्त कर लें, तो उसको, उसका उपचार क्या है कि आप रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी। तो ये उपचारात्मक प्रक्रिया, ये उपचार किया जा रहा है, आपका इलाज चल रहा है 6 महीने का, और वो इलाज के बाद में 6 महीने बाद आप सही हो जाएंगे। आप जो है, कई लोग वो तो ये मानने लगे हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो एकदम लाइलाज हो गया है, हमें लग रहा है मिलेगा नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली इलाज है, लेकिन प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। बीच में जहाँ गैपिंग हुई तो टीबी वाले इलाज की तरह है, जैसे टीबी के इलाज 6 महीने तक चलता है तो चलता है, बीच में अगर छोड़ दिए तो एमडीआर हो जाता है, मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस, यानी तब वो नहीं ठीक होता, फिर केस गया हाथ से। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी है छात्रों, ठीक है, कि कंटिन्यू। और उसके बाद में ये सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब हो गया कि कंटिन्यू, कभी भी शिक्षण जो होता है ये कंटिन्यू प्रक्रिया है, हमेशा सीखने और सीखने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और निर्देशन प्रक्रिया है। निर्देशन का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई व्यक्ति निर्देश देने का काम करता है, ठीक है। जब भी शिक्षण देगा तो उसमें निर्देशन आवश्यक रूप से होगा। तो इस तरीके से इतनी बातें फिनिश हो गई हैं। इन्हीं बातों को घुमा फिरा करके क्वेश्चन के माध्यम से हम पूछेंगे, और आप निश्चित रूप से उसका प्रश्न, अगर इन लेक्चर को सुने हैं तो निश्चित रूप से आप उसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो आज ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। धन्यवाद। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी एक नोट बनाना शुरू कर देंगे, प्रॉपर रूप से एक नोट बना करके उसको लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अपने शब्दों में लिखिए। थोड़ी बहुत जो जगह नीचे छूटी रहती है आसपास में, उनसे है कि कभी कोई क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ बात रह गई अगर, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछ लेता हूँ, तो उसको भी वहाँ पे नोट कर दीजिएगा। धन्यवाद।